तो कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होता है। ये सारे कानून जो बनाए गए हैं वो बना देना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य कदम भी उठाने चाहिए ताकि इस कानून को लागू करवाया जा सके और उसको देखा जा सके कि कानून जो लागू किया गया है वो वास्तव में कारगर है या नहीं है, लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि कानून जो बना दिया गया है वो ताकतवर लोगों तक ही पहुंच पाता है, जो दबे कुचले लोग हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। जो कानून बनाए गए थे वो लोगों की रक्षा के लिए तो बनाए गए थे, लेकिन इनको लागू करना अभी भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है और बहुत आवश्यक कदम है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि प्रत्येक मजदूर को सही वेतन मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कार्यस्थल का नियमित रूप से निरीक्षण करना चाहिए और अगर कोई कानून उल्लंघन करता है तो उसे सजा देना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो नहीं होता है कि सरकार जो है वो निरीक्षण नहीं कर पाती है ठीक से। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सजा जो मिलनी चाहिए वो वास्तव में नहीं मिल पाती, क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है, बहुत बड़े लेवल पे है ये। और साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि अगर मजदूर गरीब या शक्तिहीन है तो आमदनी गंवाने या बदले की कार्रवाई के डर से वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाता है। और ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता है कि उनका अधिकार क्या है और ये कानून है भी। इस वजह से वो लोग डरते भी हैं और वो इस वजह से भी डरते हैं कि कहीं उनका नौकरी छीन ना लिया जाए। और मालिक भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं ताकि मजदूरों से कम पैसे में काम कराया जा सके। ऐसी सूरत में यह बहुत ज़रूरी है कि संबंधित कानूनों को अच्छी तरह लागू किया जाए। इन कानूनों को बनाने, लागू करने और कायम रखने के लिए सरकार व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ गतिविधियां लागू की जा सकती है, कुछ कानून लागू किए जा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, ताकि उन कानूनों को बनाए रख सके और वो उसे लागू कर सके। परंतु ऐसा वास्तव में होता है या नहीं होता है, ये ग्राउंड लेवल की बात अलग है। संविधान में तो प्रदान किए गए हैं ये अधिकार, जैसे कि शोषण से मुक्ति का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही ये भी दिया गया है कि बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने वाले के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं 23-24 में। और इसके साथ ये भी देखने को मिलता है कि ये जो कानून है वे व्यवहार में किस तरह से आ रहे हैं, व्यवहार में ये कानून किस तरह सामने आते हैं, ये कानून सामाजिक न्याय की चिंता को किस हद तक संबोधित करते हैं। और भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि क्या ये कानून वास्तव में हमारे व्यवहार में है या नहीं है। कि हम अगर हमने अपने आसपास ही देखते हैं तो हम फैक्ट्रियों में जब जाते हैं या फिर किसी चाय के स्टॉल पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो क्या वास्तव में जो ये कानून दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वास्तव में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक अलग बात है। और साथ में हम यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो चित्र दिखाया गया है इसमें एक बच्ची जो है एक काम करते हुए दिखाया गया है और साथ में ये स्टॉल पे दिखाया गया है एक चाय वाला बच्चा है और वो चाय दे रहा है दूसरे बच्चे को। तो ये चीज़ें भी दिखा रही हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक 5 से 14 वर्ष के उम्र के 40 लाख से अधिक बच्चे व्यवसाय में नौकरी करते हैं, अलग अलग व्यवसाय में। ये कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 40 लाख जो बच्चे हैं उससे ज़्यादा बच्चे वो क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वही 5 से 14 साल की उम्र में। जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में ये क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। 5 से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चे, सोचो कितनी बड़ी बात है ये 2011 की जनगणना के मुताबिक। लेकिन अभी भी ये वास्तव में ये इतना आंकड़ा, इससे ज़्यादा ही आंकड़ा अभी भी काम में लगा हुआ है। ये अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात को हटा दे तो और ज़्यादा ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। अभी जनगणना के मुताबिक 2016 में संसद ने बाल श्रम एवं प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में यह संशोधन किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे सभी व्यवसायों में तथा किशोरों के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने पर प्रतिबंध है। यानी जो 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे हैं वो भी काम नहीं करेंगे, जो जोखिम भरे काम है वो भी नहीं करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो बच्चे हैं या किशोर हैं उनके नियोजन
में अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है और यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद यहाँ एक त्रासदी के बारे में जिक्र किया गया है जो कि भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाने जाता है। ये त्रासदी 24 साल पहले भोपाल में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी में से एक है और भोपाल में ये यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी का कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाया जाता है। कीटनाशक के बारे में आप जानते हैं कि कीटनाशक क्या होता है? जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? जानते हैं ना, कीटों को मारने का कीटनाशक। हाँ, तो पेड़ पौधों पर या फसलों पर जो छिड़काव किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे और उसे वो नष्ट ना हो, ठीक है, और उसे हानि ना हो, वही कीटनाशक होते हैं। इसका निर्माण यहाँ पर करा जा रहा था। ये अमेरिकी कंपनी थी एक जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। ठीक है, और 2 दिसंबर 1984 को रात के 2 बजे यूनियन कार्बाइड के इस संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस रिसने लगी, यानी निकलने लगी थी वहां से। यह बेहद जहरीली गैस होती है और इस दुर्घटना की चपेट में आने वाली एक लेडीज है, उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। उसने बताया कि किस प्रकार से ये आवाज़ सुनाई देने लगी थी और क्या उस वक्त की स्थिति रही थी, इसके बारे में बताया गया है। ये भी बताया गया कि 3 दिन के भीतर 8,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए और लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। आज भी इस जहरीली गैस के संपर्क में जो आने वाले लोग हैं वो बहुत बीमारी से पीड़ित हैं और इसमें अगर ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब कामकाजी परिवार के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर सकते। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, आँख की बीमारियां और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं आज भी। और अगर कोई बच्चा पैदा भी होता है तो वो अजीबोगरीब विकृतियों के साथ पैदा होता है। इस चित्र में दिखाया गया है किस तरह से ये बच्चा है, या फिर यहाँ पे दिखाया गया कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं वो कितने बुरी तरीके से इनके विकार होता है, अलग अलग टाइप के विकार होते हैं, इनका मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होता है। और इसी के लिए आंदोलन करा गया था। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड कर्मचारी यूनियन के सदस्यों द्वारा ये आंदोलन करवाया गया था और इस आंदोलन का ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिला, परंतु कुछ राहत की बातें देखने को मिलती है कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया था। सबूत पूरे साफ थे, फिर भी इसने अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुई कानूनी लड़ाई में पीड़ितों की ओर से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया। 2 प्रकार के मुकदमे होते हैं, एक दीवानी होता है और एक फौजदारी होता है। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था, लेकिन 1989 में केवल $47 करोड़ के मुआवजे पर ही अपनी सहमति दे दी। यूनियन कार्बाइड ने ये मुआवजे की मांग की थी, परंतु इतने $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दी सरकार ने। और इस त्रासदी से जीवित बच निकलने वाले लोगों ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने कारखाने तो बंद कर दिए, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं और जिससे वहाँ का पानी दूषित हो रहा है। और अब यह संयंत्र डाओ केमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसकी साफ सफाई का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र के इर्द गिर्द जो बड़े रसायन के बोरे हैं वो आज भी वहीं पड़े हुए हैं और ये धीरे धीरे जमीन में समाते जा रहे हैं, जिससे वहाँ का पानी भी क्या हो रहा है, दूषित होते जा रहा है। और वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो भी बहुत ही ठीक प्रकार से नहीं उग पाते हैं। वे पानी जो वहाँ पे पीने का पानी जो है, साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। ठीक है, 24 साल बाद भी लोग जो है वहाँ पर साफ पीने के पानी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों की नौकरियों के लिए मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है।
तो ये दिखा रहा है किस प्रकार से ये जो कानूनी लड़ाई चली उसके बावजूद लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, और जो कंपनी को सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा अभी भी नहीं मिली है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से मजदूर वर्ग हमेशा से पीड़ित होते आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि एक मजदूर की कीमत क्या होती है। इसके बारे में आप यहाँ से समझ गए होंगे कि भोपाल में जो ये महाविनाश हुआ था वहाँ से आपको पता लगा कि एक मजदूर कितना कीमती है या फिर मजदूर की जान कितनी कीमती है। इतने चीज़ों के बावजूद मजदूर को ही फेस करना पड़ता है सब चीज़। और विदेशी कंपनी ने भारत आने का एक कारण यहाँ का सस्ता श्रम है कि विदेशी कंपनियाँ यहाँ आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि भारत जैसे देश में आसानी से लोग जो हैं वो काम कर लेते हैं और कम कीमत पर भी काम करने को राज़ी होते हैं। और ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में काम करे तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले वहाँ के मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ता है। भारत में ना केवल वे कम कीमत पर काम करवा सकती हैं बल्कि यहाँ के मजदूर ज़्यादा घंटों तक भी काम कर सकते हैं। यहाँ मजदूरों के लिए आवास जैसी दूसरी चीज़ों पर भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। ये कंपनियाँ यहाँ कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। आप देखते हैं कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मजदूरों को वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और ये विदेशी कंपनियां भली भांति जानती हैं, अच्छी तरीके से जानती हैं कि यदि वो भारत में जाएंगी तो भारत में सस्ता श्रम मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकती हैं। और लागत में कटौती के तरीके इससे खतरनाक भी हो सकते हैं। लागत में कमी लाने के लिए सुरक्षा उपायों की अक्सर अनदेखी की जाती है कि सुरक्षा के जो उपाय हैं उसको भी नहीं देखा जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला था यूनियन कार्बाइड के कारखानों में भी कि सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था या उनकी संख्या बहुत ही कम थी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा त्रासदीपूर्ण घटना हुई थी। इसके बाद यहाँ पर बता भी रखा है यूनियन कार्बाइड के भोपाल और अमेरिकी संयंत्रों में सुरक्षा व्यवस्था में फर्क जानने के लिए यहाँ पर नीचे बताया गया है कि क्या किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था थी। तो यहाँ पे कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद पर जो अमेरिका में है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखानों में गैस के रिसाव के लिए केवल मजदूर के अंदाजे के सहारे का काम लगाया जाता था कि मजदूर जो है वो अंदाजे से ही काम चला लेते थे। और वहीं पश्चिमी वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों ले जाने की व्यवस्था थी, जबकि भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में इतने भारी फर्क क्यों हैं? दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ित को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? ये बात दिखाता है कि किस प्रकार से बाहरी देश जो आते हैं, बाहरी कंपनियां यहाँ भारत में जब आती हैं तो उसे बस एक श्रम के नज़रिए से देखती हैं, यहाँ से मुनाफे कमाने के उद्देश्य से आते हैं। यहाँ पर मजदूरों की कोई वैल्यू नहीं होती है। मजदूरों को बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक औजार की तरह, एक श्रम की तरह देखा जाता है, और उनसे श्रम लेने के बाद उनके साथ कोई दुर्घटना हो रही है इसका कोई भी चीज़ नहीं देखा जाता है कि उन्हें ठीक से मुआवजा दिया जाए या फिर उन्हें सुरक्षा मानक उन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है इसी वजह से। और यहाँ पर जो मजदूर हैं वो सस्ते श्रम पे भी काम करने को तैयार होते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि जो भारतीय जगह है, भारत है, वहाँ पर आसानी से रोज़गार तो मिल जाता है। ठीक है, क्यों मिल जाता है? क्योंकि मजदूर काम करने को तैयार हैं और श्रम भी अच्छे से हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा घंटे काम करने को भी तैयार होते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि उन्हें ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा मजदूरी मिलेगी और ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, और इसी वजह से वो अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। तो सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमें अनुच्छेद 21 के बारे में पता है। अनुच्छेद 21 हमें जीवन के अधिकार की गारंटी देता है कि आपके पास जीने का अधिकार है। ठीक है, ये आपका मौलिक अधिकार है एक, लेकिन फिर भी इसकी अवहेलना कर कर जो कंपनियां काम करवाती हैं। ठीक है, और सरकार क्या कर रही होती है, यदि यहाँ पर पहली बात देखें तो भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। दूसरा ये देखने को मिलता है उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को भी ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही सरकारी अफसर इस कारखानों को खतरनाक कारखानों की
श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। इस कारखानों को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं किया कि ऐसे कारखाने जिसके अंदर गहरे और खतरनाक गैसों का रिसाव हो सकता है, उन कारखानों को एक तो ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें कोई घटना होती है तो क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इस सुरक्षा की भी अनदेखी की गई और इसी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान भी गई। और ये देखने को मिलता है कि हर एक बार सुरक्षा को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और ये सरकार और निजी कंपनी दोनों का ही जिम्मा होता है, परंतु वो दोनों ही इस बात की अनदेखी करते हैं और लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। अब यहाँ पे पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानूनों की बात की गई है। पर्यावरण की रक्षा के लिए 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। इन कानूनों को लागू करने की व्यवस्था तो और भी कमजोर थी। पर्यावरण को एक मुफ्त चीज माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली हुई थी और चाहे नदियां हो, हवा हो या भूमिगत पानी हो, प्रदूषण दूषित हो रहा था और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। ये दिखाता है कि 1984 से पहले पर्यावरण जो है उसकी रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। जो चीज़ें चल रही हैं उसे चलने दिया जा रहा था। यदि आपको कारखानों से जो अपशिष्ट निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, प्रदूषण निकल रहा है, वो आप कहीं भी छोड़ सकते हैं, हवा में, पानी में या भूमि में। इसके लिए कोई कानून नहीं बने हुए थे, परंतु इसी का फ़ायदा ये यूनियन कार्बाइड को मिला था और इसी वजह से ये देखने को मिलता है कि ये जो भोपाल त्रासदी जो है ये हुई और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये भी देखने को मिलता है कि इसके पश्चात, इस त्रासदी के पश्चात जो पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हैं वो इससे निपटने के लिए आगे आते हैं। पर्यावरणवादी कार्यकर्ता वो होते हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज़ उठाते हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत रहते हैं, जागरूक रहते हैं और हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आते हैं। फिर यहीं से देखने को मिलता है कि आगे जो है प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ करने और जो दोषी है उन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए कानून और प्रक्रियाएं तय की जाती हैं। अनुच्छेद 21 के तहत आपको प्रदूषण मुक्त हवा, पानी का अधिकार भी मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 हमें जहाँ जीने का अधिकार देता है, जो ये मौलिक अधिकार है, हमें जीने का अधिकार देता है, उसी के साथ ये हमें प्रदूषण मुक्त हवा लेने और साथ में हमें साफ पानी पीने, ठीक है, और नदियों को साफ रखने, ये सारी चीज़ों का जिम्मा हमें देता है, हमें अधिकार देता है ये, ठीक है। और ये जो अधिकार मिलते हैं हमें, ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में जो मुकदमा चला था सर्वोच्च न्यायालय के बीच, उसमें जीवन के अधिकार को विस्तार किया गया था और बताया गया था कि प्रदूषण मुक्त जो हवा है और जो पानी है वो हमें मिलना चाहिए।